सबसे पहले आप सब लोग एक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग वीडियो ऑन करके मीटिंग को ज्वाइन करें, क्योंकि आज मैं कुछ अलग से बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। प्लीज प्लीज आप मेरी बात को नजरअंदाज ना करें, इसलिए सभी लोग वीडियो को ऑन कर दें। हेलो। अगर मेरी आवाज आ रही है तो सभी लोग अपनी अपनी वीडियो को ऑन कर दें। और आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ऐसे मीटिंग लेना चाहती हूँ जैसे हम आपस में घर में एक रूम में बैठ के बातचीत करते हैं। और अगर आप मेरी बात मानेंगे मुझे बड़ी खुशी होगी अंदर से। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आरती मैम की मीटिंग बहुत अच्छी हो तो आप लोग वीडियो ऑन कर दें प्लीज। कोई नहीं ऑन कर रहा है, क्या बात है भाई, अभी जुड़े ही नहीं है काफी लोग तो। हेलो मैम। कोई नहीं, आजाद सर जी। जय जय एमबीडी। और मेरे भाई जी आ गए हैं और मेरी प्यारी सी नन्ही परी भी आ गई है। हेलो। आज मुझे बड़ा प्राउड हो रहा है कि ओम सर ने मेरे लिए आज का ऐसा दिन चुना कि मुझे ही होस्ट बना दिया और मुझे ही मीटिंग के लिए पूरी मीटिंग दे दी। और प्राउड के साथ साथ खुशी भी हो रही है। बस थोड़ा सा अंदर से मलाल सा हो रहा है कि आप शायद आप लोगों को आज मेरी मीटिंग सुनने का मन नहीं था, क्या पता नहीं आज आप लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो मेरी मीटिंग जो मैं करती हूँ उससे आप खुश होते हैं या नहीं। और ये तो मुझे तभी पता चलेगा जब आपकी वीडियो ऑन होगी, आप सिर हिलाएंगे या नो बोलेंगे तभी पता चलेगा। इसलिए मैं आज ये चाहती हूँ कि आज सब मेरे सामने बैठ के आमने सामने बैठकर ऐसे बात करें जैसे हम एक फैमिली में बैठ के बात करते हैं। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि सच में मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है, मेरी आवाज बहुत अच्छी लगती है, मेरा धारणा अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो सिर हिला के बोल दो। और मुझे यस ठीक है। आज जो मेरे लिए वीरांगना लिखा है, आज जो मेरी आवाज के लिए या मेरी जो बातों के लिए या मैं जो बोलने वाली हूँ उसके लिए आपने कितने प्यार से सर हिला दिया। क्या आप नहीं चाहती कि इस कुर्सी पे आपको बैठना चाहिए था, आरती की जगह आपका नाम होना चाहिए था? क्या नहीं चाहती आप लोग? बिल्कुल 100%, 100%। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी, जज्बा लाना होगा। बिल्कुल, जो आप है वो हम है, सब इक्वल है, सब सबको आता है। बस हमें अपने अंदर की भावनाओं को निकालना है, हमें अपने अंदर देखना है कि हम कितने ताकतवर हैं, हमें अपने आप पे प्राउड करना है और निकल आएगा सब कुछ बिंदास होके। और आप मेरी जगह बैठे होंगे, आपको सबको मेरी आवाज की जरूरत नहीं होगी, आपकी अपनी आवाज होगी आपके पास। इसलिए आज मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी, जो नए लोग हों शायद, मैं आरती चौहान ग्वालियर से हूँ। और आज मैं अपने इस छोटे से रूम में बैठी हूँ। और ये भी सबसे पहले बताना चाहूंगी, जो मेरे जस्ट पीछे मेरी फोटो दिख रही है वो मेरे छोटे से सन की, मेरे बेबी की, मेरे बच्चे की, जो आज मेरे बीच में नहीं है। और इसके दुख के वजह से आज मैं इस जेएमबीडी में आई थी। लेकिन आज इसके बाद मुझे एक और बेटा मिला जिसने मुझे आज बहुत मोटिवेट करके बहुत खुश कर दिया। और मैं आज धीरे धीरे करके सारी बातों को भूल गई। ये मेरा स्टोर भी आप समझ सकते हैं, गेस्ट रूम भी समझ सकते हैं, आप कुछ भी समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे बैठी हूँ और आपके सामने रूबरू बात कर रही हूँ। और आरती चौहान यूपी से हूँ, ग्वालियर में रहती हूँ, M4 अमलताज कॉलोनी।
आपका ये परिवार है, आपके परिवार का ये घर है। आप कभी ग्वालियर आए तो मेरा दरवाजा आप लोगों के लिए हमेशा खुला रहेगा, और बड़ा प्राउड होगा जब मेरे परिवार के कोई मुझसे मिलने आए। और आज आपको शायद नहीं पता होगा कि आज भीमसेन एकादशी है, निर्जला एकादशी जिसको बोलते हैं। और मैं कल 12 बजे से मैंने पानी नहीं पिया, और आज भी पूरे दिन नहीं पिया। और कल मैं सुबह मॉर्निंग में 5-6 बजे के करीब, 7 भी बज सकते हैं, तब मैं पानी पीऊंगा। लेकिन सुबह जब मेरे गुरु ओम सर का फोन आया और उन्होंने बोला मैडम आज मीटिंग है, तो मैंने कहा मीटिंग सर? उन्होंने की यस। मैंने बिना सोचे बिना समझे ओके बोल दिया। क्योंकि अगर हम आज ये कहते हैं कि आज सर मेरा निर्जला व्रत है, तो भगवान तो ये सोचता कि इसको मुझ पे विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं आज जब ये निर्जला व्रत बैठी है, इसको मैंने शक्ति दी है, और आज इसने कह दिया मैं निर्जला व्रत हूँ। वाह, इसको किसी पे विश्वास नहीं है, और वो मुझे छोड़ के चले जाते। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माता मेरे भगवान मुझे छोड़ के जाए, इसलिए मैंने अपने ओम गुरु की बात को माना। और आज मैं तुम सबके बीच में बैठी हूँ, 1 घंटे क्या, मैं यहाँ पे 2 घंटे आपके साथ मीटिंग करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह से दौड़ने के लिए, इसी तरह से बात करने के लिए, इसी तरह से। कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगा, और कहीं कोई मेरे, आज तो होंठ भी नहीं चिपकेंगे, रोज तो होंठ भी चिपकने लगे थे। आज कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आज मुझे बहुत अंदर से खुशी हो रही है। और सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने, और मेरे भाई जी ने, और मेरी प्यारी सी सिस्टर ने, हम सभी ने जो काठमांडू अचीवर फाइनल किया है, जो जिसको मैं चाहती थी साथ ले जाना, वो सब मेरे साथ हैं, और मुझे बड़ा प्राउड होता है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं सोच रही हूँ कि मैं अपनी जो मेरी बहू है वो बेटी के समान है, मैं उसको भी ले जाऊं तो मुझे थोड़ा अंदर से ज्यादा अच्छा लगेगा। और मैं उसी कोशिश में अभी लगी हूँ कि उसको भी मैं फाइनल करवा लूं, और मैं उसके साथ भी जाऊंगी। और बाकी आज हमारी बात होगी सिर्फ एक चीज पे, कि हमें काठमांडू जाना क्यों अनिवार्य है, इस बात पे होगी। हम सोचते हैं कि चलो आगे चले जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये बताइए कि जब हम फर्स्ट क्लास में, आजकल तो नर्सरी यूकेजी एलकेजी सब कुछ चलने लगा, मेरे जमाने में तो फर्स्ट क्लास चलता था और मैं उसमें बैठी थी। जब हम फर्स्ट टाइम में अपने स्कूल में जाते हैं और पढ़ते हैं, अगर जब हम वहां पर के जा करके पढ़ाई करते हैं और पेपरों में बैठा रह जाते हैं, तो हम कहीं ये सोच लेना ये छोटी सी पढ़ाई है, ये छोटा सा क्लास है, क्या फर्क पड़ता है, हम पेपर दे ना दे, क्या फर्क पड़ता है, हम आगे भी तो दे सकते हैं, आगे भी तो पास हो सकते हैं, टीचर भी कुछ नहीं बोलेगा। और हम वहीं पर अगर ये हमारी सोच हो जाए, तो हमारी जो ग्रोथ वो बढ़ना बंद हो जाएगी, और हम वहीं पे अटक जाएंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस काठमांडू के टूर को, इस नेपाल के टूर को छोटा मोटा टूर ना समझे। ये जिंदगी की पहली वो सीढ़ी है जो हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब हम पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो हम आखिरी सीढ़ी कभी नहीं चढ़ पाएंगे। क्योंकि ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम डायरेक्ट अगर 2 सीढ़ियों पे पैर धरना चाहें तो हम फिसल जाएंगे। इसलिए हमें पहली सीढ़ी पर चढ़ना अनिवार्य है, 100% अनिवार्य है। जो मेरे जेएमबीडी कंपनी में साथ देना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, जो गद्दा जी का साथ देना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो आरती में बनना चाहते हैं, उनको तो 100% करना ही पड़ेगा भाई। बिल्कुल 100% करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि हाँ हम सब बैठ के 3 दिन एक साथ एक छत के नीचे गुजारें, एक जगह घूमें, एक तरह से खाएं, हमको पता चले कि आपकी पसंद चीज क्या है, मेरी पसंद चीज मेरी मुझे क्या है। हमको सब एक दूसरे के बात पता चलना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि दद्दा जी के अंदर कितना ज्ञान का भंडार भरा है। हमें पता चलना चाहिए कि हमारी जेएमबीडी परिवार से कितना लोग प्यार करते हैं, हमें ये पता चलना चाहिए। पता है, जब हमारे बच्चे विदेश चले जाते हैं, हम एक छोटा सा टेलीग्राम करते हैं कि हम बहुत बीमार हैं, अगर वो प्यार करते हैं तो वो तुरंत ये चुटकियों में चले आते हैं, छोड़ते हैं नौकरी को, कहते हैं मेरी माँ बाप से बढ़ के मेरी दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन आज लोग क्यों सोच रहे हैं ये भी तो मेरे माँ बाप जैसे ही है ना। माँ बाप क्या जो जन्म देते वही होते हैं? नो, माँ बाप वो होते हैं जो राह दिखाए,
माँ बाप वो होते हैं जो ऊंचाइयों पे ले जाएं, माँ बाप जो होते हैं जो दुर्गुणों से दूर करके सद्गुणों में पहुंचाएं, माँ बाप वो होते हैं। और आज कोई कसर नहीं छोड़ी, ना ओम सर ने ना दद्दा जी ने, कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर हम क्यों छोड़ रहे हैं भाई, हम क्यों छोड़ रहे हैं कसर को? नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ, आज मैं कह रही हूँ, अभी तक ओम सर कहते थे, आज मैं कह रही हूँ, आपके घर में अगर कोई ऐसी चीज है जिसको हटा करके हम टूर पे जा सकते हैं, 100% जाइए। मैं वादा करती हूँ, एक नहीं उसकी जगह 2 चीजें होंगी आपके पास। आज ये कह रही हूँ मैं, एक दिन मैं ये सोचती थी कि ऐसे शब्द शायद एक महिला के मुख से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि एक महिला के लिए उसका जेवर गहना होता है, उसका सुहाग होता है, उसका सब कुछ होता है, लेकिन जहां अटकती है वहां इंसान भटकता है। जब हम बीमार हो जाए ना, तो गले का मंगलसूत्र भी हम दर देते। जब हमारे घर में प्रॉब्लम आ जाए ना, तो हम घर भी बेच देते, रोड पे आ जाते। लेकिन आज तो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ना, मुझे पता है ना कि एक हाथ दे और दूसरी हाथ ले। भाई मुझे तो मिल रहा है, हम सब कुछ दे तो रहे नहीं है, ये ओहदा, ये नाम, ये वीरांगना, देखो कैसे ये चेहरे पे जब मुस्कुराहट थी कोई नहीं देखता था, लेकिन आज सब देखते हैं। आज जब यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि आरती मैम आज आपका ये फोटो बड़ा प्यारा लग रहा है, क्योंकि नीचे इसमें वीरांगना लिखा हुआ है। तो एक शब्द ने मेरे फोटो को बदल दिया, एक शब्द ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। ये आरती चौहान जो कभी नहीं चाहती थी कि बाहर निकल करके कोई अपने जेवर को रखे, आज वही आरती चौहान चाहती है 100% रख दो। मैं वादा करती हूँ, एक नहीं 2-2 जेवर आएंगे, 2-2 जेवर आएंगे। इसलिए आप बिल्कुल निकल के आओ। आपके पति, हम बहुत सी ऐसी जिंदगी में काम करते हैं जो हमारे पतियों को पता नहीं होता है। हमें एक ये भी काम करना चाहिए, पतियों को हम बाद में बताएंगे जब हम वीरांगना बनकर आएंगे, हम बाद में बताएंगे ना। हम कोई गलत काम करने नहीं जा रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं करने जा रहे हैं, हम अपनी सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं, जो मेरा सर्व उत्तम अधिकार है, जो मुझे चढ़ना चाहिए। भाई आज आप सोचिए, आप गई हैं घूमने के लिए, आप बड़े बिंदास होकर के ट्रेवल कर रही हैं, और आप ट्रेन में बैठी हैं बिंदास, आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन एक झटके में आपकी 3 तोला की चेन एक बंदा आता है और खींच के चला जाता है, और आप थोड़ी सी मायूस होकर के बस चुपचाप रह जाती हो, ना उस बंदे को पकड़ पाती हो और ना अपनी चैन को पा पाती हो। आपके हस्बैंड, आपका परिवार आपसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो चैन जा चुकी होती है। बस इतना कहता है, थोड़ी लापरवाही मत करती, थोड़ी देखती और थोड़ा जागरूक होके रहती, बस छोटी सी बात, नॉर्मल सी बात। लेकिन वो चैन जा चुकी थी, कभी ना आने के लिए, कभी ना आने के लिए, वो कभी नहीं मिलने वाली। लेकिन ये चैन मेरे चैन को वापस लाएगी, ये चैन लोगों की चैन नींद उड़ाएगी। ये मेरी चैन में 100% कहती हूँ, लोगों की नींद उड़ाएगी और हमारी चैन हमारे चैन को लाएगी। सोचिए ना आप, एक चैन कितना कमाल करेगी लोगों तक। यहाँ बैठ जाओगी, जब यहाँ लोग बैठते हैं ना तो कभी नहीं निकलते, कभी नहीं निकलते। और 100% कोशिश करो कि हम यहाँ बैठ जाएं। आज जब मैं पहली बार मीटिंग देने के लिए बैठी थी, तो ओम सर ने किसी और से नंबर मांग के मेरे से बात की थी कि दद्दा जी कह रहे हैं ये कौन है, इसको बाहर निकाल के लाओ। आज मैं ये कह रही हूँ कि हर आरती, हर महिला को आरती बनना चाहिए, हर महिला को, हर बच्चे को, हर लड़के को। मत देखो मेरी उम्र को, मत देखो अपनी उम्र को, आओ टकराओ, कोई है 20 साल का, मुझ पे आके टकरा जाओ। मैं कहती हूँ कि आओ बाहर निकलो, खड़ा कर दो अपना झंडा, दिखा दो लोगों को। उम्र मेरे सामने नहीं आएगी, उम्र को मुझसे हारना पड़ेगा, क्योंकि मैं उम्र को जीत चुकी हूँ। मौत भी तब आएगी जब मैं चाहूंगी, क्योंकि मैं मौत को जीत चुकी हूँ। लोग जीना चाहें तो बिंदास होके जी सकते हैं, मरता तो वही है जब लोग मरना चाहते हैं। एक्सीडेंट होता है, लोग घबरा के मरते हैं, एक्सीडेंट से कभी कोई नहीं मरता। मैं ये 100% कहती हूँ। एक बार सर ने कहा था कि प्लास्टिक के नांग को छोड़ देना, लोग देख के चुटकियों में मर जाएंगे, और नांग असली हो या प्लास्टिक का हो, सिर्फ लोगों को घबराहट ले जाती है, 100% अटैक ले जाता है।
कभी कुछ नहीं होता, किसी को कुछ नहीं, मौत नहीं आती है, मौत हम स्वयं बुलाते हैं। ये सोच करके हम जीना छोड़ देते हैं कि अब बस मर गए, और हम मर जाते हैं। इसलिए आप जीना मत छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ। हम अपने एक बच्चे के लिए 1 करोड़ तक खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर्फ एक वो ओहदा पाने के लिए जिसमें एक नौकर बनाना है मुझे। नौकर, चाहे वो वकील हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, एक नौकर, सिर्फ एक नौकर बनेगा। खड़ा कर दो एक जैन बीडी जैसा परिवार, खड़ा कर दो एक जैन बीडी जैसी कंपनी। है ताकत किसी में? नहीं है। ये मेरे दादाजी में ताकत है, ये मेरे दादाजी ने खड़ा किया है। तो आप उस 1 करोड़ को बचा के रखियो भाई। उतना पढ़ाओ ना अपने बच्चे को जितना उसको नॉलेज हो, और नॉलेज करवाओ, दुनिया की टूर करवाओ। मैं कहती हूँ कि किताबों से आज तक कोई नहीं ज्ञानी बना है, अगर बना है तो टूर से ज्ञानी बना है, घूमने से ज्ञानी बना है। जब लोग जाते हैं, जब लोग देखते हैं, उससे ज्ञानी बनते हैं। हम जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। मैं तो कभी नहीं याद रख पाती, कभी नहीं याद रख पाती। मैं तो सिर्फ जो देखती हूँ आंखों से, उसको मैं हमेशा याद रखती हूँ। मैं एक बार की बात है कि मैं लाहौर में रहती थी और मेरी सासू माँ को कैंसर हो गया था, और मैं यहाँ पे ग्वालियर में उनको भर्ती कराया। डॉक्टर ने बोल दिया कि आई एम सॉरी, ये नहीं बचेंगी। फिर भी मैंने उनसे कहा कि जब तक इनकी सांस है, इनको यहाँ रखो, मैं पूरा पैसे पे करूंगी। और उस टाइम पे मेरे भाई साहब मंत्री थे, जो मामा के लड़का हैं, मेरे सास के सगे भैया के लड़का हैं। उस टाइम मंत्री थे, उन्होंने 4 गनमैन और 4 डॉक्टर उनके पास बैठाल दिए थे। पैसे उन्होंने तौल दिए थे, लेकिन उनको नहीं बचा पाया। लेकिन उसी टाइम मैं एमए के पेपर दे रही थी, उसमें एक पेपर था मैथ का, जिसको मैं नहीं दे पा रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। 1 महीने से मैं हॉस्पिटल में रह रही थी, और हॉस्पिटल में रहने का मतलब होता है कि बिल्कुल सब चीजों से दूर होकर के अपनी सास की सेवा करना और उनको पल पल मरते हुए देखना। एक मेरी उम्र भी बहुत कम थी, तो मैं भी वहां से थोड़ी हताश सी हो गई थी। लेकिन एक बहुत कहते हैं ना कि छोटे बच्चे भी कभी कभी ज्ञान दे जाते। उन्हीं का लड़का था, मेरे जेठ का लड़का। उसने बोला कि आंटी, आपको पेपर देना है, आपको कागज बर्बाद करने हैं, और आप वहां जाएंगी, पेपर देंगी, आप अपने आप को मायूस नहीं करेंगी, जो आया है वो जाएगा। और आज आपकी सासू माँ गई है, हो सकता है यही सासू माँ आपकी फिर आपको आशीर्वाद के रूप में कुछ बड़ा करे, वहीं से बैठ वो देखें कि मेरी बहू कितनी स्ट्रांग है। और आप पेपर देने तो जाएंगे, आप बिल्कुल भी नर्वस मत हो। मैं आई घर पे, मैंने 13 दिन के बाद घर पे गई, और मेरे जो इटावा के पास बकेवर है, और बकेवर में मैंने वहां पे पेपर दिया था एमए का, और मैं पेपर देने के लिए वहां बैठी। तो मैंने सारे पेपर कर लिए थे, पूरा पेपर मैंने किया। मैंने माइंड से नहीं किया, मैं यूं ही करती चली गई। मुझे तो कॉपी बिगाड़नी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि मैं जो कर रही हूँ वो सत्य कर रही हूँ। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि मैं पास हो जाऊंगी, और मैंने जो भी किया है मैंने सत्य लिखा है और सत्य किया है। मैं अपने उस सत्य पे टिकी रही। और मेरा जब रिजल्ट आया, मेरे हस्बैंड जब रिजल्ट लेने गए, तो मेरी एमए में 80% बनी थी। 80%। क्या मैं पेपर देने नहीं जा रही थी? क्योंकि मुझे लगता था कि मैं फेल हो जाऊंगी, और मेरी मायके और ससुर की दोनों की इंसल्ट होगी, और लोग कहेंगी जो कभी आरती चौहान कभी भी फेल नहीं होती थी, आज वो फेल हो गई। लेकिन एक बच्चे की वजह से, एक लड़के की वजह से, एक मेरे जेठ के लड़के की वजह से, उसने मुझे मोटिवेट किया, और मैंने वो का सब कुछ कर दिया। जब मुझे ओम सर मोटिवेट करते हैं, जब ओम सर मुझसे कुछ कहते हैं, वो बहुत सारी बातें मुझे याद आती। मैं सोचती हूँ कि आदमी अगर सच्चे दिल से कुछ भी कर जाए, तो वो आसमान से तारी भी ला सकता है, सिर्फ उसमें हुनर होना चाहिए। इसलिए इसलिए मेरा ये मानना है कि मैं किसी भी चीज को ना कभी नहीं करती, कभी भी नहीं, ना नहीं करती हूँ। क्योंकि आप सोचिए ना, मैंने किया क्या? मैंने मात्र 10 ज्वाइनिंग करवाई, मात्र 10। और 10 ज्वाइनिंगों को करवाने के बाद मैंने सिर्फ उनको इतना बोला कि आपको अगर 30-30 हजार रुपए चाहिए तो आप भी 10-10 करवा दो।
और उनको मोटिवेट कर दिया और वो भी खड़े हो गए 10-10 करवाने के लिए। तो मेरा क्या गया 15,000 में, मेरा क्या चला गया भाई? मैंने 15,000 को पी के अपने आप को स्वस्थ किया, जो आज मैं दहाड़ रही हूँ बैठ के बिना पानी के। ये इन प्रोडक्टों का दम है जो मेरे चारों तरफ लगे हुए हैं। इनमें इतनी ताकत है, इतनी ताकत है इनमें कि भाई एक 15,000 के किट को लेकर के पीजिए और अपनी जिंदगी को फिट बनाइए, अपनी जिंदगी को संभालिए और मेरे साथ काठमांडू चलिए। अरे काठमांडू चलिए, एरोप्लेन भी चलिए, गोवा चलिए, हर जगह चलिए। लोग कहते हैं कि मेरे जमाने में हुआ करता था ऐसा कि जिसकी बहू बहुत सुंदर आई उसकी तो तारियां बजती थी, यार इसकी बहू कितनी अच्छी आ गई, और जिसकी थोड़ी नॉर्मल आई ठीक है, लड़के से ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ क्या सुंदरता, क्या गोरा, क्या काला, क्या लंबा, क्या छोटा, कुछ नहीं होता दुनिया में, कुछ नहीं। आप यहाँ से नहीं, यहाँ से सोचिए, आगे बढ़िए, दिमाग को लगाइए अपना और जेएमबीडी में वो नाम करिए, वो नाम करिए जिसके लिए कभी आपके कान तरसते थे। आप कभी सोचा करते थे कि लोग मेरी बड़ाई करें, लोग मुझे पहचाने। आज आप वो करिए, आज आपको लोग जानेंगे, दुनिया जानेगी और आपकी वो बड़ाई होगी। कोई नहीं कहेगा आरती मैम कैसी हैं, कोई नहीं कहेगा कि आरती मैम की एज क्या है, सिर्फ ये कहेंगे लोग आरती मैम एक वीरांगना है। आरती मैम वो शख्सियत है जो जहां बैठती है तहां छा जाती है। आरती मैम एक अपने और एक मेरी छोटी सी और पहचान बन गई है जो मुझे बहुत प्राउड देती है। वैसे तो मेरे 3 भाई हैं, लेकिन आज मेरे एक चौथा भाई और है, आजाद सर, जिसकी मैं छोटी बहन बन गई हूँ। और उनकी राशि मेरी राशि एक राशि, और मैं एक जगह खड़े होकर के 10 अगर सर की 10 ज्वाइनिंग तो 10 मेरी ज्वाइनिंग, अगर काठमांडू सर के 10 तो 10 मेरी। 100% मैं ऐसा करूंगी, मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे चाहे मैनपुरी जाना पड़े, अहमदाबाद जाना पड़े, इंदौर जाना पड़े, दिल्ली आना पड़े, लेकिन मैं 10 करूंगी, 10 को लेके जाऊंगी। बस का नाम तो मेरे पास ही नहीं है। 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, आगे बढ़ूंगी मैं। पीछे लौटने का तो कोई नाम है ही नहीं मेरे पास, कोई भी नहीं। आप बढ़ते जाओ, खाते को बढ़ाते जाओ। आज आप सब देखते हो कि हमारे आजाद सर ने कितना पाया, तो सोचते हो कितना पाया, लेकिन कितना खोया वो कोई नहीं देखता है। पहले खोने के बाद कुछ मिलता है। मैंने जब इसको खोया तब मैंने इसको पाया। आज मैं इसको कहीं ना कहीं भूलने लगी हूँ, लेकिन ये मेरी जिंदगी बन गया। छोटा है, 1.5 साल का है, देख के जीती हूँ मैं, बहुत प्यारा है। जब भी मेरे सामने आता है सारी दुनिया भूल जाती हूँ मैं। इसी तरह से मैं कहती हूँ कि माता पहले लेती, हर इंसान की परीक्षा होती है, हर इंसान की परीक्षा। आप उस परीक्षा में जब सफल होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो दुनिया में कुछ करना ना चाहे और या कर ना पाए। सिर्फ आप अपने अंदर आत्मा को मजबूत बनाइए, आगे बढ़िए। 100% आप कर पाएंगे। आप में ताकत है, करने की ताकत है। मैंने योगेश जी को काठमांडू फाइनल करवाया, और बड़ा अच्छा और बड़ा सीधा साधा बंदा है, और कहीं ना कहीं वो इतना, मैं उसके लिए क्या कहूँ, मतलब जितना वो छोटा है उसके अंदर दिमाग उतना ही ज्यादा है। शायद लोगों ने उसको पहले पहचान ही नहीं पाया। और मैं ये 100% कहती हूँ कि हो सकता है वो मुझे भी पार कर जाए, क्योंकि उसका दिमाग बहुत आगे चलता है। वो कभी भी किसी वक्त शर्माता नहीं है। उसको जो पूछना होता है वो तुरंत पूछता है, उसको जो निर्णय लेना होता है वो तुरंत लेता है, क्योंकि उसका निर्णय होता है, उसका अपना निर्णय होता है। और जो अपना निर्णय लेते हैं वो बहुत आगे तक जाते हैं, बहुत आगे। कहने को तो मेरे यहाँ पे पहले मेरी सरोज जी आई थी और दीपा जी आई थी, ग्वालियर में 2 लोग पहले थे, मैं नहीं आ पाई थी। और मैं दिल से चाहती थी कि सरोज और दीपा मेरे साथ हाथ पकड़ के चले, लेकिन क्या करूं, शायद
सर ने वीरांगना ऐसा लिख दिया कि दुनिया में वीरांगना एक होती है, सूरज एक होता है, चांद एक होता है, तो फिर आरती मैम 4 कैसे हो जाए? आरती मैम भी एक बन के रह गई, सिर्फ एक। और मैं जितने लोग मेरे साथ काम करते हैं, जितने, चाहे वो सरता हो, चाहे वो पूनम हो, चाहे वो सावित्री हो, चाहे वो योगेश जी हो, चाहे मेरी भाभी गुंजन हो, कोई भी हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मैं सबको 8% अचीवर बना के खड़ा कर दूंगी। ये मेरा वादा है, मैं सबको खड़ा कर दूंगी। सारे लोग अचीवर बनेंगे, सारे लोग। क्योंकि जब मेरी टीम आगे बढ़ेगी, करोड़ों रुपए कमाएगी, तभी तो हम सर कहेंगे आरती में इक्वल है। और जब मैं आप लोगों के मुख से मैं अपनी बात सुनती हूँ, बड़ा प्राउड होता है, बड़ी खुशी भी होती है कि आप लोग मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हो और कितना दिल से चाहते हो, बहुत चाहते हो। और मैं एहसानमंद भी हूँ आप लोगों की कि मैं जो भी कहती रहती हूँ आप बिल्कुल उस बात को सुनते रहते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपसे एक बार, जो नए लोग बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे कहना चाहती हूँ कि आप कर्म करो, आप कर्म करो, कर्म से पीछे मत भगना, कर्म से पीछे मोह मत मोड़ना। मैं कहती हूँ कि आपको सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। आप आज रात को इतना सोना, सिर्फ इतना सोचना कि मुझे भी काठमांडू जाना है, मुझे भी पशुपतिनाथ मंदिर के भगवान के दर्शन करने हैं। हे प्रभु, हे पशुपतिनाथ भगवान, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे भी बुलाओ। ऐसा क्या है आरती मैम में, ऐसा क्या है हेतल बहन में, ऐसा क्या है मेरे छोटे भाईजान में, आजाद सर में, ऐसा क्या है जो आपने उनको बुला लिया, मुझे नहीं बुलाया? मैं गारंटी लेती हूँ भगवान स्वयं आएंगे आपकी कट लगाने के लिए। सच्चे दिल से बोलो तो उनसे। आपने कभी बोला ही नहीं, आपने कभी सोचा ही नहीं। मैंने तो जिस दिन से सोचा उस दिन से मैंने एक ही सोचा कि पशुपतिनाथ के दर्शन में मोबाइल में नहीं करूंगी, मैं किसी फोटो में नहीं करूंगी, मैं करूंगी तो साक्षात करूंगी, वहां जाकर करूंगी। और मैं उस चीज से मैं खरी उतरी और ये मुझे मौका मिला वहां जाने का, और मैं वहां जाऊंगी। और वहां जाने के बाद अभी तो उड़ान मैंने थोड़ी सी बढ़ी है, अभी तो सिर्फ दिल्ली की उड़ान है भाई। जब पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन होने बाद आरती उड़ेगी तो बहुत ऊंचा होगी, आसमान को छुएगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ एक जहाज नहीं, हजारों जहाज उड़े, हजारों, आगे पीछे। लोग कहे ये जेएमबीडी का परिवार जा रहा है, जेएमबीडी का परिवार। सपना देखो तो ऐसा देखो ना जिसमें प्राउड हो। एक आप कॉपी पेन रखो पास में, उसमें एक सपना अपना बनाओ, एक अपना मोटिवेशन बनाओ। मुझे क्या करना है, मुझे अपना घर बनाना, कैसा बनाना यार, 2 कमरे, एसी, ये सब बना लेते हैं, ये छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी। हमें ऐसा बनाना है जहां मेरी 10 गाड़ी खड़ी हो जाए। मुझे ऐसा बनाना है कि अगर मुझे ईख खाना पड़े तो मेरे उस बंगले के अंदर होना चाहिए। इतनी बड़ी जगह होनी चाहिए कि अगर मैं स्विमिंग पूल बनाऊं तो उसके अंदर हो, अगर मुझे झूला झूलना है तो उसके अंदर हो, अगर मुझे बगीचा लगाना हो तो उसके अंदर हो, मुझे जो भी करना है, अगर मुझे कार की रेसिंग करनी है तो उसके अंदर हो। अगर हम अनिल अंबानी बन नहीं सकते हैं तो हम सोच तो सकते हैं, हम सोच तो सकती है, क्यों नहीं सोच सकते? सोचने का पैसा लेते हैं क्या? अनिल अंबानी हम पे कर लगा देंगे क्या? आपने क्यों मेरे बनना सोचा, मेरे जैसा क्यों सोचा कि मेरे छत में एरोप्लेन उतरे? भैया मेरा दिमाग है, मेरा सोचना, मेरी रात मेरी नींद, मैं कुछ नहीं सोचूं। अब मैं सोचूंगी तो हमारी अंतरात्मा की किरणें ऊपर तक जाएंगी और वो परमात्मा आएगा मेरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए। वो 100% आएगा और ख्वाब पूरे करेगा। आप सिर्फ ख्वाब सजाइए, मोटिवेशन हमारे सर करेंगे, पूरा हमारे भगवान करेंगे। आप सजाइए सिर्फ। और अब मैं बात करूं अपने इन सारी चीजों से, जब मेरे पास लोग आते हैं, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मेरी मीटिंग जब होने वाली थी तो गुरु मेरे, जो गुरु के भाई हैं, रमेश श्रीवास्तव सर का फोन आया और मुझे पहले तो थोड़ी हंसी आई। एक
महानायक, एक यानी कि मैं क्या कहूं, मैं कोई पदवी भी नहीं दे पा रही हूँ कि एक महानायक ये कह रहा है कि आरती मैम आपको कुछ ऐसे चंद शब्द बोलने, आपको ऐसा कहना, मतलब क्या मैं इतनी इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं। वाह, प्राउड हुआ मुझे। मतलब जो हमारे यहाँ भी सेमिनार होने वाला है, ग्वालियर में भी सेमिनार होने वाला है, इटावा में भी सेमिनार होने वाला है, हर जगह अपने अपने जिनकी जीत हुई है सब अपने अपने यहाँ सेमिनार कर रहे हैं, और सब सोचते हैं कि सब एक दूसरे, एक परिवार है, सब एक परिवार के में जाए, साथ जाए और सारी मीटिंगों को सुने, साथ में बैठे, एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त होता है। तो सर ने मुझसे ऐसा बोला कि इटावा में मीटिंग होने वाली है और सभी लोग उस मीटिंग में शामिल होकर के अपने अंदर जो भाव हैं, जो हम कहना चाहते हैं, स्टेट में खड़े होकर के उन भाव को प्रकट भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, और वहां पर जाकर के जो हमारे गुरु वगैरह हैं, जो सभी हैं, उनके भावों को हम ग्रहण भी कर सकते हैं। और वैसे शायद मुझे मौका ना मिले, ये इतना सुनहरा पल मैं खो दूंगी, क्योंकि उस टाइम मैं कहीं और होंगी और मैं तो शायद ना जा पाऊं। और आप लोग कोशिश करना, अगर आप लोग जा सकें तो प्लीज जरूर जाना, और वहां पर जो खुशियां मिले, वहां पर जो आप लोगों को, जो आप जाना चाहते, जो आप आस पास के जो हैं, जो वहां पर पहुंचना चाहते हैं, अवश्य वहां पर पहुंचे। और मेरा तो अभी जो मैं यहाँ पे करने करूंगी मैं, तो वो तो अभी थोड़ा फाइनल नहीं हुआ है, मैं फाइनल बाद में करूंगी। और रिक्वेस्ट भी करूंगी कि मैं चाहूंगी कि रमेश श्रीवास्तव की जो मीटिंग हो रही है वहां भी सभी लोग जाएं, यहाँ की टीम और वहां की जो टीम है, सर की जो टीम है इटावा की, और जहाँ की भी टीम है, और सर स्वयं, सर अमित सर, सभी हमारे यहाँ पे आए। और मैं आज ही उनको निमंत्रण दे रही हूँ, क्योंकि अकेले में निमंत्रण तो सभी देते हैं, लेकिन मैं खुल्लम खुल्ला निमंत्रण देती हूँ। मैं सबके सामने में बोलती हूँ कि आप सब लोग आए यहाँ पे और कृतज्ञ हों। और अभी तो मेरा पूरा प्रयास चल रहा है, अभी तो मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, खाना छोड़ सकती हूँ, पीना छोड़ सकती हूँ, रहना छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने 10 लोगों को काठमांडू अचीवर लाना नहीं छोड़ सकती। मेरा सबसे पहला वो काम है और मैं वो काम करूंगी। और जिस काम को हम करना चाहते हैं उसको पहले करना चाहिए, और जो काम पीछे रह जाए तो वो आगे भी हो सकता है, लेकिन काठमांडू अगर निकल गया तो फिर हम दोबारा काठमांडू नहीं जा पाए। और इसलिए मैं इसमें ज्यादा फोकस कर रही हूँ, काठमांडू पर। और मैं चाहती हूँ कि आप सब हेतल वैन, आपको भी ऐसे नहीं जाना है, अकेले जाने में मजा नहीं आएगा। आपके कम से कम, ज्यादा ना हो तो 5 लोग तो हों, कम से कम आप 5 लोगों को लेके चलिए, क्योंकि गुजरात में आपको मुझे नंबर 1 पे बनाना है। और नंबर 1 पे तभी बन पाओगी, मेरे ओम सर आपको तभी ऊपर ले जा पाएंगे जब आप 5 को, अगर आजाद सर 10 ले जा सकते हैं, मैं 10 ले जा सकती हूँ, आजाद सर की तो बात ही नहीं है, आज 10 से कल 50 हो जाएंगे, उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो लाजवाब है, उनका तो शब्दों से उच्चारण करना ही बेकार है। तो उनकी तो मैं सेट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी उनके पद चिन्ह पर मैं जरूर चलूंगी, उनको देख देख कर तो मैं जरूर चलूंगी। और इसलिए मैं कहती हूँ कि आप, मैंने सुना है आपके मुंह से कि मैम आपकी मीटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो आपको ये भी अच्छा लगना चाहिए कि मैम 10 को ले जा रही है तो मैं 5 को ले जाऊंगी, आपको ये भी अच्छा लगना चाहिए। आप अगर किसी के गुणों को ग्रहण करती हैं तो उसके 2 अवगुणों को उससे निकालने की भी कोशिश करें। मेरे ये 2 अवगुण हैं जो मैं 10 काठमांडू ले जा रही हूँ, उनमें से एक आप ग्रहण करो, 5 लेके चलो, इसलिए आपको लेके चलना है। तो ये बड़ी बहन का ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर, इसलिए आपको चलना है। और सरता जी भी करीब करीब फाइनल कर चुकी हैं, और मेरे यहाँ से 3-4 लोग तो फाइनल कर ही चुके हैं, और बाकी मैं बस
रात होने दो, जैसे ही रात गुजरती है सुबह में कन्या अन्या खिला करके पानी पी करके बस मैं 5 को एकदम लाइन पे खड़ा कर दूंगी, कुछ भी हो उनको 10 को 100% पूरा करना है। और बात करूं मैं अपनी, अगर आज मैं कुछ बताना चाहती हूँ अपने प्रोडक्ट के बारे में। ये जो मैंने अभी आंवला जूस, मैंने वीडियो तो नहीं बनवा पाया, लेकिन जो मैंने आंवला जूस यूज किया है वो आंवला जूस इतना 100% इतना अच्छा आंवला जूस है कि शायद और किसी कंपनी का नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक तो इसमें सबसे पहली अच्छाई इसमें ये है कि पीने के बाद मैंने 3 दिन पिया होगा, 3 दिन के बाद मुझे भूख लगना चालू हो। भूख मैं कहाँ, कभी एक खाती हूँ, कभी एक कटोरी में चावल खाती हूँ, और मैं नाश्ता करने के बाद मैं पूछ रही हूँ खाना बना के नहीं बना, खाना के बाद मैं पूछ रही हूँ कुछ और रखा है क्या 2 घंटे बाद। मतलब इतना अच्छा है कि मैं इसकी बढ़ाई कर ही नहीं सकती। इसको मैंने स्वयं यूज किया है, मैं स्वयं इसको पी रही हूँ। तो एक आंवला जूस हर हर व्यक्ति को पी के देखो। मैं वादा करती हूँ आप अगर 1 पियोगी तो 10 पियोगी, गारंटी से 10 पियोगी, क्योंकि इसमें वो क्वालिटी है जो हमारे बालों को काला करती है, पेट को साफ रखती है, चेहरे को चमक लाती है, चेहरे में जो दाग धब्बे होते हैं वो भी शांत करती है। मेरे एक समय मुझे टाइफाइड और मलेरिया हुआ था, और मेरे बॉडी के अपेक्षा मेरे गले से लेकर के और चेहरा मेरा बिल्कुल ब्लैक हो गया, ब्लैकनेस हो गया था, बिल्कुल ब्लैक, जिसमें नीले नीले चित्ते हो चुके थे। उस नीले चित्ते को मैंने तनु गुप्ता को दिखाया ग्वालियर में, सारस्वत को दिखाया ग्वालियर में, और लाखों रुपए का मैंने इलाज भी करवाया। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपका लेजर होगा, वो भी दिल्ली में होगा। तो मैंने उनसे मना कर दिया था कि मैं लेजर नहीं करवाऊंगी, क्योंकि लेजर करवाने का कोई मतलब नहीं है। अब इतनी भी ज्यादा जिंदगी में नहीं जीना चाहती हूँ कि मैं लेजर करवा कर मैं घूमूं, तो मैंने मना कर दिया। लेकिन जब इस जेएमबीडी कंपनी में मैं आई और मैंने प्रोडक्टों को पीना चालू किया, कहीं ना कहीं मैंने आंवला जूस और गिलो और तुलसी और शायद रेड एलोवेरा, मैंने ये चीजें मैंने आज जो मैं 5-6 महीने हो गई है बराबर दोनों तीनों टाइम में पीती हूँ। और ये जो मैंने जेल है जो मेरा, ये मैंने लगाया और कुछ नहीं लगाया, कोई भी चीज नहीं, बस इतना ही मैंने किया। इतना करने के बाद आज मुझे काफी, मुझे लगता है जो लोगों ने नहीं देखा उनको नहीं लगता है, लेकिन जिसने मुझे देखा है वो जो मुझे टोकते हैं कि आप ऐसा क्या यूज करती हो। तो मैं समझती हूँ कि जब अंदर से आदमी ठीक होता है तभी बाहर से भी क्लीन होता है। और मेरी धीरे धीरे से चेहरे में जो क्लीनता आ रही है वो इन्हीं प्रोडक्ट की वजह से आ रही है। ये सारी चीजें मैं यूज करती हूँ, इसलिए मैं इनका 100% रिजल्ट मेरे पास है। और मैं इनको बिंदास होके, बिना किसी पूछे, बिना किसी के ताचे, मैं 100% करके दे देती हूँ, और लोग बड़े खुश होकर के दोबारा लेने आते हैं। तो मेरे प्रोडक्ट जब इतने अच्छे हैं, जब मेरे दद्दा जी ने मुझे क्वालिटी भी अच्छी दी, मार्जिन भी कम दिया, इतने कम पैसों में, मैंने सुना कि लोगों ने, मैं एक बार कहीं शायद दीपा की स्टोर पे बैठी थी, तो वहां ऐसे ही हुआ कि कोई आया तो उन्होंने बोला कि इतना महंगा प्रोडक्ट, क्रीम इतनी महंगी, शायद उन्होंने महंगाई देखी नहीं थी, शायद उन्होंने कभी क्रीमें देखी ही नहीं थी। मैं, मेरे यहाँ पे जब नाइट क्रीम आती है तो 14 से 90 की आती है, जब सन क्रीम आती है तो 11 से 90 की आती है, जब वाइटनिंग क्रीम आती है, डे की क्रीम आती है, उसकी भी कीमत ऐसी 12 से 13 से करीब है। सारी क्रीमें मेरे यहाँ जब ऐसी आती थी, आती आज भी आती हैं, आती थी और आती भी हैं, क्योंकि आज मैं नहीं लगाती, लेकिन मेरे घर में और भी लगाने वाले हैं, और मैंने ये सब चीजें यूज करना बंद कर दिया है। और मुझे मुंह सूखने लगा, और मेरी बहू हंस रही बैठी बैठी कि मम्मी के कहीं ओंठ ना चपक जाए, लेकिन वो चपकने वाले नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ कि आप इनको ये मत कहो कि ये सारी महंगी हैं, महंगी है ही नहीं है बिल्कुल। भैया ये तो मैं फ्री दे रही हूँ आपको, आपको जब फायदा कर रहा है, आपकी बॉडी से ज्यादा आपको क्या महंगा लग रहा है? आप ये मुझे बताइए कि आप इस दुनिया में आप महंगे हैं, या आपकी बीमारी महंगी है, या आपकी सोच महंगी है, या हमारे प्रोडक्ट महंगे?
आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, इतनी सारी दवा लाके आते हो, और जब वो फायदा नहीं करती है उसको या तो चेंज करो या फेंक दो, दोबारा फिर दवा लाओ। आप कभी नहीं कहते हो कि महंगी है, आप कभी नहीं कहते हो कि दवा वापस कर लो, मुझे फायदा नहीं की। आप दूसरी दवा वो लिखता है और तुरंत ही आप दूसरी दवा लेने के लिए भागते हो। फिर आपको कैसे ये मेरी दवा महंगी लगती है, कैसे हमारे प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, कैसे हमारी ये सारी चीजें आपको गलत लगती हैं। कोई बोलता है कि ये नहीं है, कोई बोलता वो नहीं है। भाई आप इस नजरिए से देखो ना, आप कंपनी के मालिक नहीं हो, आप कंपनी में खड़े नहीं हो, इसलिए चार अवगुण निकाल रहे हो। काश आप कंपनी के मालिक होते, फिर आपके पास लोग ऐसे आते, फिर मैं पूछती कि आप आपके दिल में क्या हो रहा है, आपके दिमाग में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में। यहाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ। पैसे कमाने का तो इतना मस्त जरिया है, अगर कोई कमाना चाहे तो 1 साल में अपना बैंक बैलेंस भर सकते, 100%। थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत करो, एक कदम तुम चलो, 10 कदम हमारे गुरु ओम सर आपको खींच के लाएंगे और उस मुकाम पर खड़ा कर देंगे कि लोगों को ऐसे करके नहीं, सर उठा के देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे खड़े। आप तब नजर आओगे जब लोग ऐसे करके देखेंगे, सर उठा करके इतनी ऊंचाई पर खड़ी होगी। आओ तो बाहर निकल के 15,000, मात्र 15,000। करना क्या है, छोटी सी कीमत है 15,000, बहुत छोटी सी कीमत है। 15,000 से मैं, अगर आप जाए ना, एक शादी, एक फंक्शन में अगर जाना हो तो 15,000 में आपकी शॉपिंग नहीं होगी। मेरी तो नहीं होती, तो मैं सोचती किसी की भी नहीं होगी। जब हम एक शादी में 15,000 में नहीं जा सकते हैं, जब हम कोई एक ऐसा गहना 15,000 में नहीं खरीद सकते हैं, जब आप अपनी जो मेरी बीमारी है 15,000 में कोई डॉक्टर लिख के नहीं देगा कि आपकी ये बीमारी 15,000 में ठीक हो जाएगी, तो फिर 15,000 कैसे है, कहाँ से महंगे हो गए 15,000, कहाँ ज्यादा हो गए। 15,000 हर व्यक्ति के पास होते हैं। 15,000 से कैंसर का इलाज नहीं होता है। मेरे भाई बहनों, बाहर निकलो, सोचो, 15,000 से कोई भी टाइफाइड ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक मच्छर बहुत स्ट्रॉन्ग बन के आता है काटने के लिए। आपको इतनी बड़ी बीमारी देके जाता है कि 50,000 लग जाएंगे। आप एक मच्छर को नहीं हरा सकते 15,000 से। हमारे जेएमबीटी में आने के लिए 15,000 बहुत ज्यादा है भाई। 15,000 रुपए को 15 लाख, 15 करोड़ पाओ, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड आपको मिलेगी तनख्वाह। जो आप तनख्वाह पाते हो, आप 50,000, 20,000, 10,000, 1 लाख के लिए आप जो इतना अपना मोटिवेशन करते हो, आप जो रात दिन मेहनत करते हो, जो आपकी बढ़ेगी नहीं। आपके जब आप नीचे आएंगे नौकरी छोड़ के, आपकी या तो हाफ 100% हो जाएगी या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आज तो पेंशन भी खत्म कर रही है सरकार, आज तो पेंशन भी नहीं मिलेगी, और आपको फिर क्या, वही बचत, वही जो आपने बचा के रखा है, उनमें ही आपको गुजर करनी पड़ेगी। कहाँ जाएंगे आपके 15,000। आज आप 15,000 लगाओ, 15 करोड़ बनाओ। आपके मरने के बाद आपके बेटा, आपके बेटा के बाद आपका पोता, आपके पोता के बाद उनका पोता, उनका बेटा। मैं एक वो सुरंग बना के जा रही हूँ, मैं एक वो लाइन खींच के जा रही हूँ, आज वो मैं एक वो लक्ष्मण रेखा खींच के जा रही हूँ जो कोई भी पार नहीं कर सकता। उसमें इतना धन है, इतना दौलत है, इतनी शोहरत है, इतनी सेलिब्रिटी है। अरे मैं सेलिब्रिटी ना बन पाई तो क्या हुआ, मेरे बच्चे ना बन पाए तो क्या हुआ, लेकिन मेरे नाती बनेंगे। मेरा जो छोटा बच्चा छोटू मेरा आया है वो बनेगा। मैं अगर जिंदा रही तो ठीक है, ना जिंदा रही तो मैं ऊपर से प्राउड करूंगी कि आज मैं इस लाइन को खींच के आई हूँ। आरती चौहान इस लाइन को खींच के आई है, एक वो सुरंग बना के आई है कि ग्वालियर से होकर के लखनऊ कब पहुंच जाए किसी को पता नहीं चलेगा। मैं उस अंधेरी सुरंग में जाऊंगी जब किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन जब मैं वहां खड़ी हो जाऊंगी, जब मैं उस परिवार में खड़ी हो जाऊंगी, परिवार में मिल जाऊंगी, तब लोग सोचेंगे काश मैंने भी क्या, काश मैंने बोला कम होता और किया ज्यादा होता, काश मैंने सुना ज्यादा होता, काश ओम सर ने मुझे अपना समझा होता और मुझे भी डांट दिया होता। जानते हैं आप,
गुरु किसको डांटता है? जिसको वो अपना समझता है। मैं यहाँ पे रहती हूँ, यहाँ मेरा किराया है। मैं काफी लड़कों को देखती हूँ सिगरेट पीते हुए। मैं कभी कहने नहीं जाती कि तुम सिगरेट क्यों पीते हो, लेकिन कल जब मेरा कोई अपना जान पहचान वाला खड़ा होगा, मैं एक थप्पड़ मारूंगी और बोलूंगी कि ये क्या अच्छी चीज है। तो ओम सर भी तो हमारे वही करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे अपनों को निकाल रहे हैं। उनका तो गुस्सा भी नहीं है, उनको तो गुस्सा करना भी नहीं आता। सच बताऊं, उनके गुस्से में भी मुझे प्यार झलकता है, क्योंकि कभी आपने उन्हें गौर से देखा ही नहीं। उनको गुस्सा आता ही नहीं है, उनको क्रोध क्या होता है उनको पता ही नहीं है। वो तो सबको, कभी महाभारत, कभी रामायण, कभी सांड की आंख, कभी कुछ, बस उनको दिखा करके मोटिवेट करते हैं लोगों को। गुरु तो ऐसे होते हैं, फटकार के यूं चुटकियों में, निकलो बाहर, आपके माइंड को मैं नहीं कर पाऊंगा सही, आप तो कर ही नहीं सकते कंपनी में काम। ऐसे होते हैं गुरु। मेरी क्लास टीचर ने एक बार, मैं क्लास टीचर मैम ने मेरे से कहा कि मैं स्काउट गार्ड में थी और मुझे कुछ ऐसा करना था कि आपको ऐसे करके ऐसे करना है, और आपके एक रस्सी का फंदा ऐसे करके बांध के दिखाना है। थोड़ी मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, मैं छोटी थी और मैं बार बार गलतियां कर रही थी। तो मैम ने यूं करके खड़ा कर दिया बाहर धूप में, एक पैर से खड़ी रहो, जब तक तुमको बनाना नहीं आएगा तब तक तुम अंदर नहीं आओगी। उस टाइम भी मेरी पापा लेक्चरर थे, उस स्कूल में मेरी एक पहुंच थी, मेरे को बहुत प्यार करते थे लोग, मेरे को सब जानते थे, हर चीज में मेरे को आगे रखते थे। मैं वहां पे मॉनिटर रहा करती थी, मैं उसमें सबसे पहले मेरा नाम आता था हर जगह पे, हर जगह आरती, मैं आरती 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 आरती। अगर मैं खड़ी होती थी, क्वेश्चन पूछते थे तो आरती से, अगर कोई काम करवाते थे तो आरती से, और डांट भी पड़ती थी तो आरती को ही डांट पड़ती थी, क्योंकि आरती को आगे, बहुत आगे बढ़ाना था उनको, बहुत आगे। मेरे पापा नहीं थे, मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए थे, मैं फिफ्थ में थी, मैं फिफ्थ क्लास में थी, मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए थे। और उस टाइम से मेरे गुरुओं ने, मेरे पापा के सहपाठियों ने मुझे संभाला और मुझे ऐसा पढ़ाया, मुझे ऐसा ज्ञान दिया कि मैं यही नहीं जानती हूँ बुक कैसी होती है। मैंने लाइब्रेरी से बुक लाती थी, मैं पढ़ती थी, वापस रखती थी। मैंने कभी बुक नहीं खरीदी, मैंने कभी नोटबुक नहीं बनाई। मैं किसी भी फ्रेंड के पास बैठती थी, नोटबुक को देखती थी और मैं दिमाग में रखती थी। मैंने कभी नहीं रटा, मैंने कभी भी कोचिंग नहीं लगवाई। मैंने जितना भी पढ़ा, मैं कोचिंग नहीं जानती हूँ कैसी होती है, क्योंकि मेरे पापा जा चुके थे और मेरी माँ मुझे कोचिंग लगवाने के लिए तत्पर नहीं थी। मेरे पास कोई ऐसा जरिया नहीं था जिससे मेरी माँ मेरे पास इतना खर्च कर पाती। लेकिन फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की, मैंने पढ़ा और मैं पढ़ करके यहाँ से यहाँ आ गई। अरे जिद रखो, जिद एक मन में ठान लो, हमेशा जिद पूरी होती है, जिद पूरी होती है, और जिद करके देखो। सर, मुझे पता है कि मैं एक बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल जाती हूँ कभी कभी, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करूं, मैं जब बोलती हूँ मुझे खुद पता नहीं चलता है कि मैं, मुझसे भी यहाँ ज्ञानी बैठे हैं एक से बढ़ के, और सारे ज्ञानी ही है। और मैं भी, फिर भी मैं ज्ञान को, मतलब यानी कि सूरज को दिया की रोशनी दिखाने लगती हूँ, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ। मेरे ओम सर मुझसे कहते हैं कि आपको मीटिंग देनी है, और मैं 100% कोशिश करती हूँ कि जब मैं अपनी मीटिंग के बाद सर का चेहरा खिला हुआ देखती हूँ, मुझे बड़ा प्राउड होता है, बहुत खुशी होती है मुझे कि मैं किसी को तो हंसा पाई। लोग मुझसे पहले ये कहा करते थे कि मैम, क्या तुम्हारा चेहरा ऐसा बना हुआ है, कभी हंसती नहीं हो क्या, क्या तुम्हें पैसे का घमंड है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मैं थोड़ा कम बात करती थी, लोगों से कम मिलती थी, कम जुलती थी। लेकिन आज ओम सर 4-5 बार आए होंगे मेरे पास, कंफर्म तो बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन उतने दिनों में मैं 100% उनको सिर्फ जचती हूँ,
मैं सिर्फ देखती हूँ उनके भाव को, मैं देखती हूँ कब कैसा उनका मूड होता है। मैं हमेशा एक नजर हमेशा उनपे ये रखती हूँ कि वो किस तरीके से उनकी लैंग्वेज होती है, कैसे बात करती है, क्योंकि भैया मुझे भी तो करना है इसमें काम। ओम सर मुझे भी बनना है किसी दिन, ओम सर के जैसा मुझे भी बोलना है, क्योंकि मैं तो वही हूँ। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया था भस्मासुर को कि जाओ तथास्तु, आप जिस पे हाथ धरेंगे भस्म हो जाएगा, और बस उसने भस्मासुर में शंकर जी के पीछे दौड़ दिया उन पे ही हाथ धरने के लिए। तो ज्ञान तो ओम सर ने मुझे दिया है, तो मैं तो ज्ञान सर के, ओम सर के पीछे ही भागूंगी। ओम सर को आगे बढ़ने के लिए मैं बढ़ू भाई। जब मैं नहीं आएगा, सबसे पहले जब मैं नहीं आएगा, मैं ये नहीं कहूंगी मैं बढ़ू, मैं आगे निकलूं तभी निकल पाओगी। एक लाइन मैंने खड़ी की है, एक लाइन हेतल बहन ने खड़ी की है, एक लाइन आजाद सर ने खड़ी की है, और बाहर निकलो उस लाइन को, मेरी लाइन के आगे अपनी लाइन को बड़ा कर दो, मेरी लाइन को छोटा कर दो। आप लोग निकल के आओ, अपनी लाइन बड़ी करो, मुझे मजबूर कर दो उस लाइन को और बड़ी करने के लिए। आओ तो निकल के सही, आओ तो 100%। सोच लो कि मुझे आजाद सर बनना है, सोच लो कि आजाद सर अगर 10 साल में खड़े हुए हैं तो मैं 5 साल में खड़ी हो जाऊंगी, जो भी XYZ। सोच लो, सोचने में क्या जाता है। मेरे भाई को भी बहुत प्राउड होगा, मेरा भाई बहुत खुश होगा जब वो सोचेगा कि कोई मेरे जैसा बनना था। भाई में सबके जैसा तो सब बनते हैं, लेकिन मेरे जैसा कोई बने तब प्राउड होता है। मैं किसी को देखकर मोटिवेट हो जाऊं ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन मुझे देखकर कोई मोटिवेट हो ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं इसके आगे क्या कहूं, अब मैं तो को समझ में नहीं आता है। और आज जो मेरे ओम सर हंस रहे हैं ना, आज की रात मुझे नींद बड़ी सुकून से आएगी, और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने पानी भी नहीं पिया, क्योंकि जो मैंने बच्चों के चेहरे पे हंसी देखी है ना, बड़ी प्यारी सी है। और आजाद सर से तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखती हूँ, कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखती हूँ। सर आज आप देख रहे हैं ना, ये बदलाव आपके वजह से हुआ है, सिर्फ आपके वजह से। और कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड का भी बदलाव आपकी वजह से हुआ है। जो आपकी बात थी उन्होंने पूरी सुनी मीटिंग आपकी, और बड़ा प्राउड हुआ, बड़ी खुश हुए वो, और बोले कि एक दिन बैठ के मैं ये चाहता हूँ कि कभी ऐसा मौका मिले कि आप सब लोग हों और मैं उनके साथ बैठ करके आमने सामने बैठकर उनसे बात करूं, और उनकी चंद बातें मैं आमने सामने सुनूं। उनकी ये बड़ी दिल की इच्छा है, और अगर भगवान ने चाहा तो कभी ऐसा मैं अपने हस्बैंड के साथ आकर के जरूर ऐसा पूरा करूंगी उनकी इच्छा को, कि आपके साथ बैठा लूं उनको, और वो आपसे रूबरू मिलकर बात करें। और आपको देखकर वो बड़ा प्राउड होते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी बीवी जो काम करती है कहीं पे, तो वो वहां के बड़े अच्छे लोग हैं, सभी मेरे परिवार जैसे हैं। जिसको मैंने कभी निकलने नहीं दिया, जिसको मैंने कभी बस में नहीं बैठने दिया, जिसको मैंने, जब गाड़ी नहीं थी तो गाड़ी किराए की करके लेकर जाया करता था, आज वो अकेले चल रही है। क्योंकि जहां पर जो मोटिवेशन करने वाले हैं, जो लोग ज्ञान देने वाले हैं, वो बिल्कुल 100% सलाम करने लायक है। सर मैं तो आपको धन्यवाद अपने आप को करती हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में आकर खड़ी हूँ, आप लोगों के बीच में। और मैं ये तहे दिल से चाहती हूँ कि मैं रहूं ना रहूं, मेरे इस परिवार को अपने परिवार से कभी अलग मत करना, क्योंकि इस परिवार में मैं ओम सर को अपना बेटा मान चुकी हूँ। और मैं ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ओम सर के हाथों में देती हूँ कि मेरे जो आज मेरा छोटू मेरा बच्चा है, मेरा कान्हा मेरा जो नाती है, और मेरे शिवम, इन तीनों की जिम्मेदारी मैं आज ओम सर को देती हूँ। मुझे कलेक्टर नहीं बनाना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनाना है, मुझे JMBD में एक पद हासिल करवाना है, उनको ओहदा देना है, उन्हें सेलिब्रिटी बनाना है। ये मैं ओम सर की जिम्मेदारी ओम सर जी को देती हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार को बिजनेसमैन
बनता हुआ देखना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे लोग जब बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों से उतरते हैं और लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखती हैं, इतनी बड़ी गाड़ी, तब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तब मैं प्राउड से कहूंगी ये सरकारी नौकरी वाली गाड़ी नहीं है, ये मेरी जेएमडीडी वाली गाड़ी है, ये मेरी कंपनी की गाड़ी है, ये मेरी कंपनी के परिवार के लोगों की मेहरबानी है जो आज हमको यहाँ तक पहुंचा करके, आज हमको यहाँ तक ला करके मेरे पूरे परिवार को पैसों से छा दिया। छप्पर तो अभी तक था सिर्फ बांस का और पतझड़ का, और वो क्या बोलते हैं उसको, घास फूस का, लेकिन आज छप्पर बना है पैसों का, पैसों का छप्पर बना है। मेरे हस्बैंड कभी कहा करते थे कि जब आएगा मिलेगा तो छप्पर फाड़ के मिलेगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी छप्पर फाड़ के मिलेगा। छप्पर फाड़ के पैसा, पैसा बरस रहा है भाई, पैसा बरस रहा है, इसमें लेना सीखो, उसको ग्रेड करना सीखो। मैं कह रही हूँ सारी तिजोरी खाली कर दो, मेहनत करो, आप भी वो कर पाओगी जो अनिल अंबानी ने किया, आप भी वो कर पाओगी। आप भी अपने बच्चे की स्टेम सेल्स को बैंक में रख पाओगी, 15,000 नहीं 20,000 महीने में दे पाओगी। आप काम करके तो देखो, आपको किसी फ्रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बच्चों के आपका खुद का स्टेम सेल्स होगा, आप अपने बच्चों को खुद का स्टेम सेल्स ग्रहण करवाएंगी जब कभी जरूरत पड़ेगी तब। इतनी हमारी काबिलियत होगी, हमारे पास इतना पैसा होगा, हम जो चाहेंगे वो कर पाएंगे, हम जहां चाहेंगे वहां जा पाएंगे, हम विदेशों में जाएंगे। हम लोगों को देखते हैं, हम पिक्चरों में देखते हैं, लेकिन हम खुद उस चीज को एहसास करेंगे, खुद उस चीज को। अरे वो पिक्चर बनाते हैं, पिक्चर तो हम भी बना सकते हैं, हमारा परिवार क्या कम है, लेकिन आगे बढ़ के उतना करो, पहले करो, कुछ अपनी कहानी बनाओ, कुछ बन के दिखाओ। और सर कितना टाइम, और मैं एतल बहन को, और यहाँ मैं सबके तो नाम नहीं जानती हूँ, और यहाँ भी योगेश जी भी दिख रहे हैं। योगेश जी तुम्हें भी करना है, तुम्हारा चारू एक दोस्त है, उसको निकाल के बाहर लाना है, उससे 10 किटें लगवानी है, और अपने फ्रेंड को साथ में लाना है। और जब हमारे साथ हमारा फ्रेंड जाता है, हमारे साथ हमारा फ्रेंड जाता है तो अलग ही घूमने का मस्ती होती है, मौज मस्ती। देखिए आज रात में सोना, फिर देखना कि दोस्तों के साथ मस्ती करने में कितना मजा आता है। दोस्तों के साथ एक जब साथ होंगे बैठ के, जब एक साथ खाना खाते होंगे, किसी के थाली में से रोटी, किसी की थाली में से सब्जी, किसी के थाली में से प्याज का टुकड़ा, किसी के थाली में से सलाद का टुकड़ा, जब छीना झपटी करके खाएंगे फिर याद आ जाएगी बचपना, वही बचपन जिस बचपन से हम निकल के आए हैं, वही बचपन फिर आएगा। वही हम चलते चलते एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे, हम चलते चलते मुस्कुरा देंगे, हम चलते चलते ताली बजाएंगे, हम चलते चलते हंसेंगे, हम चलते चलते कब किस बात पे बहस करने लगे हमें नहीं पता चलेगा। ये हमारे टूर में होगा, उस टूर में होगा, क्योंकि हम वही बचपन वापस लाएंगे अपना। हम वहां पर ज्ञान का भंडार लेंगे, वहीं बैठकर एक कमरे में छत के नीचे दद्दा जी से एक मोती रूपी जो शब्द उनके हैं, जो शब्द उनके एक एक शब्द उनके करोड़ों रुपए के समान है, वो शब्द को हम ग्रहण करेंगे। अगर हमें दद्दा जी को सुनने के लिए, अगर हमें ओम सर के साथ रहने के लिए, अगर हमें आजाद सर जी के साथ रहने के लिए, अगर हमें हेतल बहन, हम सब एक परिवार वाले एक साथ रहने के लिए अगर हमें 1.5 लाख रुपए खर्च भी करने पड़े तो कर दो, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। इस कहते हैं ना, इस जहां में भीड़ तो बहुत सारी है, कहाँ सबसे हम रूबरू हो पाते हैं, रूबरू तो उसी से होते हैं जो हमारे अपने होते हैं। इस जन्म का ना सही, उस जन्म का सही, जिनसे नाता होता है हम उन्हीं से जुड़ते हैं, हम सबसे नहीं जुड़ पाते हैं, हम सिर्फ उनसे जुड़ते हैं जिनसे मेरे कई जन्मों से नाता होता है, और हम ऐसे जुड़ जाते हैं, इतना प्रेम हो जाता है कि मुझे अपने जैसे लगने लगते हैं। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि मुकाम हासिल हो ना हो,
मुकाम हासिल हो ना हो, ये तो किस्मत की बात है, और हम कोशिश भी करना छोड़ दें, ये तो गलत बात है। इसलिए आप कोशिश करना मत छोड़ना प्लीज। और मैं सभी के धन्यवाद करती हूँ जिसने भी मेरी मीटिंग को सुना, जिसने भी मुझे इतना प्यार दिया, और आप सब लोगों को तो तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे रिक्वेस्ट पे आपने लोगों ने वीडियो ऑन करके मुझे देखा, मुझे सुना, और मुझसे आज जो भी गलती हुई हो और मुझे कुछ से गलत बोला हो उसको सॉरी बोलती हूँ, और मैं सबको धन्यवाद करती हूँ, और मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और ओम सर से इतना ही कहती हूँ कि आरती मैम आपके लिए हर समय हर वक्त खड़ी है, और अगर कभी ऐसा मौका आया कि मैं चलने के लायक ना हुई, और अगर मेरे चंद लोग हैं मेरी जिंदगी में जिन्होंने अगर एक आवाज लगा दी तो मैं खड़े होकर चलने लगूंगी, ये मुझे उम्मीद है। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और सबको धन्यवाद करती हूँ। जय माता की जय। जय